दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक मजेदार कहानी जिसका नाम है एक फर्जी इंटेलेक्चुअल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में कई तरह की बीमारियां होती हैं साहब। सांस की बीमारी, दिमाग की बीमारी, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी। पर इन सारी बीमारियों पर एक बीमारी जो है वो बड़ी खतरनाक होती है साहब, और उसको आजकल तो वो बहुत फैल रही है। इसके मरीज आपको आसपास बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे। ये बीमारी होती है इंटेलेक्ट की बीमारी, यानी इंटेलेक्चुअल होना, बुद्धिजीवी होने की बीमारी। और बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि आपके आसपास अचानक अलग अलग मौजू पर, अलग अलग विषयों के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। सियासत हो, आर्ट हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, रिलेशनशिप हो, मेंटल हेल्थ हो, हर आदमी जो है एक एक्सपर्ट बना हुआ है साहब। मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को जानता हूं, बन्ने भाई के नाम से मशहूर थे वो। हालांकि असली नाम था उनका इम्तियाज अहमद, पर खैर अब तो नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। मगर जब वो हयात थे तो मोहल्ले में ऐसी इमेज बना रखी थी साहब कि जैसे बड़े कोई इंटेलेक्चुअल आदमी हो, बड़े दानिश्वर साहब। सारा वास्ता इनका बस पढ़ने लिखने से हो, जबकि हकीकत ये थी कि बन्ने भाई की कानपुर बांस मंडी में कोयले का डिपो था। दिन भर कोयले की दुकान पे बैठे कोयला तुलवाते रहते थे, लेकिन उनकी चाहत ये थी कि शहर में कोई भी अदबी प्रोग्राम हो, चाहे मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, किसी की किताब का लॉन्च हो, तो उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि वो एक अदबी आदमी है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी है। अच्छा, बन्ने भाई की बीवी का इंतकाल तो कुछ अरसे पहले हो गया था। एक बेटी थी उनकी, गुलफशा, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन माँ की तरह उनको डांटती थी। वही एक वाहिद शख्स थी इस दुनिया में जिससे वो थोड़ा बहुत डरते थे। अब दिन भर की थकान के बाद जब शाम को अपने घर पहुंचते थे तो सिल्क वाला कुर्ता पैजामा और एक बुध बाजार से खरीदा हुआ पश्मीना शॉल ओढ़ लेते थे। और कहीं कोई भूले भटके घर पे आ गया तो उनकी झूठी सच्ची कहानियां जो है वो शुरू हो जाती थी। कहेंगे, भाई वो क्या बताए कि आज तो बहुत थक गए, वो शिराजी साहब की नई किताब आने वाली है। अब शिराजी साहब, वही अपने डीएम साहब, वो जिद करने लगे कि भाई किताब का दिबाचा आप ही लिखें, दिबाचा यानी प्रस्तावना। तो भाई मैंने कहा कि कहाँ फुर्सत है यार साहब, ऐसे 6-7 किताबें पहले से रखी हुई हैं, उनकी तनकीद लिखनी है, आलोचना लिखनी है। पर जिद करने लगे साहब कि नहीं, आप ही को साहब लिखनी पड़ेगी। तो क्या बताए, फिर जाना पड़ा। कहाँ फुर्सत रहती है साहब। पर अब डीएम साहब है भाई, कहाँ मानने वाले हैं। अरे गुलफशा बिटिया, जरा चाय ले आना दो। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। हाँ, तो ये थी उनकी, इस तरह से वो बात करते थे। जबकि हकीकत ये थी कि दिन भर कोयला लादने वाली ट्रॉली का उनका पहिया टेढ़ा हो गया था, तो दिन भर वहां दुकान पे बैठे हुए अपना पहिया सीधा करवा रहे थे और शाम को आके ये सब बताते थे लोगों को। आता उनको ढेला भर नहीं था साहब, लेकिन पूरी रात मेहनत करके एक पेज बमुश्किल लिखते थे और उसे खूब याद कर लेते थे। और फिर अगले दिन उनके मोहल्ले में एक कैरम क्लब था छोटा सा, वहां पर जाके लफ्ज ब लफ्ज वही पन्ना जो है पूरा दोहरा देते थे। जैसे कहेंगे कि अब कैरम खेलते खेलते अचानक से किसी से कुछ शायरी का जिक्र जानबूझ के करेंगे पहले, और फिर कहेंगे, भाई देखिए, मीर और गालिब दोनों की शायरी में उदासी तो है, लेकिन ये एक जैसी उदासी नहीं है। फर्क जो है दर्द की किस्म का है, उसका जो जरिया है और उसके कहने की जो लहजा है, उसमें बड़ा फर्क है। अब सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई बन्ने भाई कोई बड़ी बारीक बात कह रहे हैं, और बन्ने भाई को, उन लोगों को क्या मालूम कि यही एक पेज लिख कर लाए पूरी रात। लेकिन वो आगे कहेंगे कि तो देखिए गुप्ता जी, जो मीर तकी मीर की जो उदासी है, दरअसल वो एक जिया हुआ गम है। ये एक ऐसी उदासी है जो सोची नहीं गई है, बल्कि जी गई है। अब उनका वो शेर है कि क्या शेर है उनका, गोपाल चाय मंगाओ यार, तुम क्या खड़े खुजला रहे हो, बैठो। अब याद कर रहे हो उतनी देर में। हाँ, तो वो शेर है उनका कि कोई तुमसा भी काश तुमको मिले, सुन रहे हैं, कोई तुमसा भी काश तुमको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से है। देख रहे गुप्ता जी, तो इसमें जो एक दर्द भरा है उनका, वो जिया हुआ है। लेकिन गालिब क्या कहते हैं? अब गालिब कहते हैं कि अम्मा थोड़ा उधर टेक लाए, खड़े हो, कहाँ मेरे पर खड़े। गालिब कहते हैं कि दर्द का हद से गुजरना है दवा का हो जाना। यानी बाबू मिस्त्री साहब, देखिए, सुन रहे हैं आप,
तो वो ये कह रहे हैं कि जब दर्द इतना बढ़ गया है साहब कि वो इलाज हो गया है। तो ये गम नहीं है, ये एक ख्यालात इजहार है? और जो जमाने का गम है ये सिर्फ उनका गम नहीं है। तो इस तरह की बातें जो बहरहाल वो करते थे और लोग सोचते थे कि भाई बन्ने भाई कोई बहुत ऊंची चीज़ है, बड़ा का तखय्युल मजबूत है, बड़ा उनका बहुत पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है। अब वो सोचते थे कि भाई हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि उनके साथ बैठने को मिल रहा है, वो समझेंगे ही। लेकिन किसी भी वक्त आप उनके घर चले जाइए तो वो ऐसी कहानियां आपको सुनाएंगे। जैसे एक बार का किस्सा मुझे भी याद आ रहा है कि एक बार मैं उनके घर गया था। तो क्या हुआ कि छुट्टी का दिन था, अभी मैंने कहा चलो हालचाल ले लें, काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो मैं उनके घर गया और मैंने दरवाजे पे आवाज़ दी। मैंने कहा अरे बन्ने भाई, अम्मा है कि नहीं है घर पे? तो हमने फिर से आवाज़ दी, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। हाँ, मैं थोड़ी फिक्र हुई भाई कि छुट्टी का दिन है, ये कहाँ जा सकते हैं, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। सोचा पहले गुलफ्शा से बात करें, पर फिर सोचा कि देखते हैं क्या हो रहा है। तो उनका जो दरवाज़ा था ना उसमें थोड़ी सी एक झिर्री थी। तो उससे झांक के जो हमने देखा तो देखा कि बाथरूम से चुपके चुपके निकल रहे हैं और पैर जो है वो दबा दबा के चल रहे हैं साहब। जल्दी जल्दी हाथ धोए, किनारे टंगी शॉल ओढ़ी, जल्दी से पैजामा बराबर किया, टोपी लगाई और फिर ताक से मोबाइल उठा के कान पे लगाया और बिना दूसरी तरफ किसी की आवाज़ के यूं ही बात करते हुए आए और बहुत ही लापरवाही से दरवाज़ा खोलते हाँ भाई देखिए, मुमकिन तो नहीं है पर मैं आऊँगा बिल्कुल। अब आपने भाई बुलाया है इतनी अदबी महफिल में, मुशायरे में, अब आप तो देखिए कसम ही दे रहे हैं। अब आ जाओ अंदर अंदर। हाँ तो मैं देखिए आ जाता, पर वो क्या है कि नवाब साहब हमारे अजीज़ हैं, उनके बेटे का वहाँ फ्रांस में रिसेप्शन हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उस वक्त भी उन्होंने मुझे तलब किया था, पर साहब मैं जा नहीं पाया था और बड़ी खुसूसी तौर पर बुलाया था। भाई तो इस बार तो कोशिश करना चाहूँगा, पर देखिए वादा नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि अच्छा भाई देखिए अभी हमारे एक दोस्त आ गए हैं जमशेद भाई, उनसे मैं ज़रा बात करता हूँ, फिर आपसे मैं दोबारा बात करता हूँ। मेरा सलाम कहिए नवाब साहब को, ठीक है? चलिए ठीक है, अच्छा फ़ोन रख दिया। हाँ भाई बताइए जमशेद भाई। अब मैं जानता हूँ कि दूसरी तरफ कोई है नहीं और दिल भी करता था कि कभी जलील कर दूँ, मगर आप तो जानते हैं मैं थोड़ा नरम दिल आदमी हूँ। तो बहरहाल कुछ भी कहिए, बन्ने भाई ने इस तरह पूरे इलाके में अपनी धाक जमा रखी थी। लोग उन्हें बड़ा तोप समझते थे और उन्होंने अपने घर की जो कांच वाली अलमारी थी उसमें खरीदी हुई शीट्स लगा रखी थी। एक दिन जाते थे मार्केट, बहुत सारी शीट्स खरीदते थे, ट्रॉफी खरीदते थे, मेडल खरीदते थे और उस पर अपना नाम गुदवा के पीछे अपने घर में लगाते थे। लिहाजा मोहल्ले में हर साल जो सालाना जलसा होता था, साल में एक बार एक बड़ा जलसा होता था, उसमें मुशायरा, एक कवि सम्मेलन, ये सब भी होता था। तो उसमें इनको, बन्ने भाई को ज़ाहिर बुलाया जाता था, भाई इनसे बड़ा आदमी कौन है मोहल्ले में। तो ये अपनी एक वहाँ पे कोई कविता या कोई गज़ल या कोई नज़्म वहाँ पे पढ़ते थे और बाकी पूरे साल मोहल्ले में कहीं भी कुछ लिखने पढ़ने का काम हुआ साहब तो बन्ने भाई ऐसे बुलाए जाते थे जैसे कोई बड़े काबिल एहतराम आदमी है, और जैसे कोई अपनी शादी के कार्ड का कोई मजमून लिखवाने चला आ रहा है, कोई अपनी नई दुकान खोल रहा है तो भाई वो बोर्ड पे क्या लिखा जाएगा, कोई नया घर बनवा रहा है तो दरवाजे पे क्या होगा, ये सब बन्ने भाई तय करते थे। जैसे पूरे इलाके में पढ़ाई लिखाई वाले आदमी बस एक वही थे। लेकिन साहब कहानी अब शुरू हुई कि एक रोज बन्ने भाई का दिमाग बहुत हो गया खराब। बात क्या थी, पड़ोस में खाली मकान था और वहां एक नया किराएदार आया। एक कम उम्र शख्स था, कुछ 30-32 के आसपास का, देखने में बहुत लंबा चौड़ा, खुश शक्ल, और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि लड़का जो था साहब शायर था। नए पड़ोसी के आने से अब बन्ने भाई को लग रहा था कि जैसे उनका कोई कंपटीशन आ गया है? और पूछताछ में पता चला कि नाम है उसका फैयाज और वो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट का हेड है और शायरी भी करता है। अब बन्ने भाई को लगा कि जैसे उनका जो है वो बना बनाया साम्राज्य जो है साहब वो छिनने वाला है। एक दिन जब बन्ने भाई अपने घर से अपने कोयला डिपो के लिए निकल रहे थे सुबह सुबह तैयार होकर दुकान के लिए, तो उनकी उस लड़के पर नज़र पड़ी और वो अपने घर से निकल रहा होगा अपने कॉलेज वाले जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ाता था। वो अपनी मोटरसाइकिल को कपड़े से झाड़ रहा था। इन्होंने उसको देखा, कहने लगे यार ये कुछ कम उम्र लड़का लग रहा है, तो इससे बेकार ही डर रहा था, जीन्स टी शर्ट पहने हुए लड़का है, स्पोर्ट शूज़, ये सब इसको कौन सीरियसली लेगा यार, हैं? बेकार ही डर रहा था मैं तो। उस लड़के ने इनको देखा, बड़े अदब से कहा हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, मन ही मन उन्होंने चैन की सांस ली कि ये तो बच्चा है, मुझे हेलो कर रहा है। फालतू ही परेशान हो रहे थे। अब साहब अगली कुछ दिन गुजरे, फिर एक शाम उस लड़के ने
यानी फैयाज ने सभी पड़ोसियों को घर पे दावत पे बुला लिया। अच्छा, मैं भी था वहाँ पे और तमाम लोग थे उसमें। 204 वाले गुप्ता जी थे, 208 वाले शमीम भाई, गोपाल जी, खुराना साहब, अख्तर भाई और अपने बन्ने भाई तो थे ही थे। सभी लोग दावत में थे। अच्छा, फैयाज का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। घर उसने पूरा साफ़ सुथरा कर रखा था। हालांकि बैचलर था लेकिन घर पूरा सजा धजा, घर में हर सामान, खाने में मटन स्टू था, खमीरी रोटी थी, बिरयानी वगैरह सब कुछ इंतज़ाम था भाई। अब फैयाज ने वहाँ सबको अपने बारे में बताया कि वो क्या करता है, कहाँ से है। उसने अपने कुछ नज़्म वगैरह भी सुनाई। तो सब लोग उसकी नज़्म सुन रहे हैं, भी बड़े शानदार शायरी वायरी सुना रहा है। गुप्ता जी थे बोले, गुप्ता जी ने अचानक से कहा, अरे फैयाज जी, ये जो हमारे बन्ने भाई हैं ये भी बहुत मुशायरे उशायरे में जाते हैं। हाँ, और गजल वजल की वो भी जानते हैं। वो क्या आप लोगों का होता है बहर कुछ है, फलायतुन फाइलुन क्या बोलते हैं उसको, मुफाइलुन, वो सब जानते हैं। अरे बन्ने भाई अब बोलते को नहीं, बताइए, बोलिए कुछ, सुनाइए। अब बन्ने भाई कुछ याद कहाँ, कुछ अचानक से पूछ लिया गया तो बोले, अब हाँ भाई, वो क्या है कि देखिए, अदब जो है हमारी पिछली 4 पीढ़ियों से हमारे खून में तो है ही है। तो थोड़ा वक्त इजाज़त नहीं देता है तो गज़ल वज़ल कहें, पर तुम्हें देख के अच्छा लगा बेटा। नम कम उम्र हो, नौजवान हो, लेकिन अदब के लिए तुम्हारे मन में जो इज्जत बढ़ रही है और तुम लोग हमें देख के सीख रहे हो, ये अच्छी बात है भाई, बहुत लाजवाब बात है, बहुत बढ़िया। सुनाएंगे तुमको, किसी दिन सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे। लाओ भाई खाना लाओ ज़रा। तो इस तरह से कह के उन्होंने बात को टाल दिया। खैर, दिन गुजरते गए और धीरे धीरे फैयाज जो था, उसकी जो खुशमिजाजी थी और उसके चलते वो मोहल्ले में धीरे धीरे सबका बड़ा चहीता बन गया। अब एक रोज़ जब बन्ने भाई अपने दफ्तर से लौट रहे थे तो क्या देखते हैं साहब कि गोपाल भाई जो पड़ोस में रहते थे 403 वाले, उनका नौकर फैयाज के घर से निकल रहा है। ये सनके थोड़ा सा, कहने लगे, यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? तो बोला, वो साहब की छोटी बिटिया की जो बच्चा है ना, उसका मुंडन है, तो मालिक कहीं की कार्ड छपने से पहले एक बार जो है वो फैयाज बाबू को दिखा ले कि सब सही है कि, तो वहीं गए रहे भैया। अब बन्ने भाई की आंखों में खून उतर आया कि मेरे होते हुए कार्ड किसी और को दिखाया जा रहा है। बड़ा गुस्सा आया उन्हें। अब वो समझ गए कि इस लड़के का जल्दी जो है कुछ इलाज करना पड़ेगा साहब, कुछ तो इसका करना पड़ेगा, इसका गेम बजाना पड़ेगा। बहरहाल एक इतवार जब वो चौराहे के पास से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि मोहल्ले के नुक्कड़ पे एक चाय की दुकान थी। वहाँ फैयाज ने महफिल जमा रखी है, जैसे पहले वो जमाया करते थे। वहाँ पे सब गुप्ता, शकील, गोपाल वोपाल सब बैठे हैं। सब वाह वाह फैयाज भाई, वाह वाह फैयाज भाई कर रहे हैं सब वहाँ बैठे हुए। और इनको देख लिया, शकील ने आवाज़ दी, अरे बन्ने भाई, अरे माँ आओ, अम्मा आओ यार, इधर आओ, ऐसे किसी ने कहा। तो ये ना चाहते हुए चले गए। अब उस वक्त फैयाज की नज़्म चल रही थी, बड़ी संजीदा नज़्म भाई साहब, वो सुना रहा बड़ी खामोशी से, लोग सुन रहे हैं, सबको अच्छी लग रही। तो उसने इनकी तरफ देखा और कहा, सर मेरी कैसी थी नज़्म, आपको अच्छी लगी? ये इतराते हुए पैर पे पैर रखे ऐसे बैठे, बोले, देखो बरखुरदार, अच्छी तो है हालांकि, पर थोड़ी सी इसमें जो है कसर है, इसमें जो बहर है उसका मीटर जो है उसमें खम है। हाँ, लेकिन सीख जाओगे, बढ़िया कोशिश अच्छी कर रहे हो तुम, सीख जाओगे। फैयाज ने कहा, सर बहुत बहुत शुक्रिया, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी कुछ सुना दीजिए ना सर, उस दिन आपने सुनाया नहीं, आज तो सुना दीजिए कुछ। ये फिर फंस गए, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या सुनाए। तो खैर बहुत कुछ दिमाग पे जोर डाला बहुत, तो कुछ एक हल्का फुल्का कुछ याद आया। बोले, वैसे आज मेरी गला कुछ खराब है। अरे तो ठुमरी गाने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, सुना दीजिए कुछ, गुप्ता जी ने कहा मफलर कसते हुए। अरे तो सुना दीजिए कुछ, कौन वहाँ गला खराब है तो सुना दीजिए कुछ। अब इज्जत का सवाल था, लोग हंसने लगे थे। अब दिमाग पे बहुत जोर बोर डाला उन्होंने, तो एक बहुत घटिया सी कोई तुकबंदी याद आई। गला खखार के बोले, अर्ज किया है, 2 घड़ी की जिंदगानी लिखेंगे, उसमें 100 जवानी लिखेंगे, तुम कहोगे ये मेरी कहानी है, हम जहां आग पानी लिखेंगे और मौत की वजह वो तय करें, हम तो जिंदगानी लिखेंगे, गर्म दोपहर में निकलेंगे फिर से रेत पे नौजवान। अमर गुप्ता बहुत बदतमीज आदमी हो यार तुम, हैं यार, तुमको नज़्म सुना रहे, तुम बासी ले रहे हो, मुँह फाड़ के, अजीब, हटो यहाँ से कह के एकदम से उठे और वहाँ से निकल लिए। ये उनका डिफेंस था, मतलब क्योंकि उन्हें पता चल गया था बीच में कि गज़ल घटिया, कोई वाह नहीं कर रहा, थोड़ा नाराज़ी से वहाँ से निकल लिया। कुल मिला के बन्ने भाई की टीआरपी जो थी वो लगातार कम हो रही थी मोहल्ले में। हद तो ये थी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के जलसों में माइक अब फैयाज के सामने रखा जाने लगा था
और उसे मोहल्ले की कमेटी का अहम मेंबर बना दिया गया था। तो साहब महीने गुजरते रहे और धीरे धीरे पानी जो है वो सर के ऊपर जाने लगा। अच्छा, यहाँ तक तो फिर भी काबिले बर्दाश्त था। अब उन पर कुछ ऐसा एक पहाड़ टूटा साहब कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। हुआ यूं कि दुकान से लौट रहे थे एक बार अपने कोयला डिपो से, तो जैसे ही शहर में एक फूलों वाली गली के पास उनकी नजर पड़ी, अचानक उन्होंने देखा कि फैयाज वहां खड़ा हुआ है। और अकेले नहीं है फैयाज के साथ कौन है? गुलफशा, यानी कि उनकी बेटी। अब दोनों सड़क पे मुस्कुराते हुए टहल रहे हैं, जैसे अमिताभ और मौसमी चैटर्जी वो रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए में टहल रहे हैं हाथ पकड़े हुए, वैसे वो दोनों चले जा रहे। इनका तो खून जम गया भाई साहब, हैं? यकीन नहीं हो रहा था। अब लेकिन चुटलाते कैसे? और जो था वो सामने था। घड़ों पानी पड़ गया उनके ऊपर, एकदम दिमाग खराब हो गया। अब खैर उनकी समझ में तो आ गया बन्ने भाई के पीठ पीछे क्या चल रहा था उनके। ये तो भाई साहब जेल में ही सुरंग बना दी ससुर फैयाज ने, हैं? बहुत गुस्से में आ गए। जाहिर है घर पे पहुंचे, गुलफशा से बन्ने भाई ने बातचीत की, थोड़ी नाराजगी जाहिर की। बोले, अरे पूरी दुनिया में तुम्हें और कोई लड़का पसंद नहीं आया है? वही मिला, और वो भी तुम जानती हो कि मुझे नफरत है उस आदमी से। लेकिन गुलफशा भी कहाँ दबने वाली थी भाई साहब। उसने न सिर्फ कबूल कर लिया कि उसका रिश्ता उनके साथ, बल्कि ये भी बताया कि दरअसल फैयाज उसी के लिए तो इस सोसाइटी में आया था। उसने बताया कि कुछ महीनों पहले उन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहाँ फैयाज आया था गेस्ट लेक्चरर के तौर पे, तो कई बात उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों की नज़रें मिली, इजहार हुआ, इकरार हुआ, और फिर एक लंबे वक्त के बाद उन दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। शादी का फैसला किया और इसीलिए वो जो है इनके गुलफशा के पड़ोस में आके रहने लगा था। और उसने कहा कि भाई मैं तो आपको बताने ही वाली थी, आपको पता चल गया। अब बन्ने भाई को बहुत अफसोस हुआ, चोट लगी थी उनके दिल पर, बहुत गहरी चोट थी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई उनके ऊपर, ऐसा कुछ मामला था। गुलफशा से बातचीत उन्होंने बंद कर दी और इंतकाम की आग में जलने लगे कि अब बदला लूंगा मैं इससे, फैयाज से। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या। अब शाम को क्या होता था कि जब डिपो से लौटते थे अपने कोयले डिपो से, तो घर नहीं जाते थे क्योंकि घर में गुलफशा का सामना करना पड़ता, उससे नाराजगी थी। तो इधर पास में कैरम क्लब था, वहीं आके बैठ जाते थे, वहाँ कैरम खेलने लगते थे। वहाँ शकील भाई, गोपाल, खुराना, ये सब बन्ने भाई के साथ बैठ के अपना चारों तरफ गप्पे लड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलते हुए एक बार शकील भाई ने बन्ने भाई से कहा कि जो भी कहिए मगर बन्ने भाई, हैं, इतनी कम उम्र में लड़का प्रोफेसर बन गया है, जबान का ऐसा इल्म है, दम तो है भाई, मानिए दम तो है उस लड़के में, क्या कहते हैं आप? तो ये जो है एकदम से थोड़ा सा उनको बुरा लगा। पहले तो हाँ हूँ बोले, उसने फिर आगे कहा, मैं तो सोचता हूँ साहब कि जो 2 हफ्ते बाद जो मोहल्ले का जो सालाना जलसा होने वाला है, उसमें हम लोग जो मुशायरा कवि सम्मेलन करेंगे, उसमें इसको फैयाज को बुलाया जाए, क्या ख्याल है? बन्ने भाई ने स्ट्राइकर मारते कहा, जो रे ना आता ना जाता, कोई बकवास है सब। ये आजकल के टुटपुंजे लड़के हैं, 3-5 करके नौकरी पाली, प्रोफेसरी झाड़ रहे हैं हमारे ऊपर। अब इनसे पूछ ले हम, शायरी की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, पूछ ले अब इनसे हम कि मोहब्बत, इश्क और उल्फत में क्या फ़र्क होता है? बता नहीं पाएंगे ये। बड़े रोमांटिक शायर बनते हैं, पूछ लीजिए ज़रा। शकील ने खुराना जी से धीरे से कहा, ये उल्फत का होता है भैया? क्या ये कौन चीज़? बड़े भाई, अरे उफलत नहीं, उल्फत। अरे छोड़िए, कहाँ जानते होंगे आप लोग, कुछ नहीं, बड़ी ऊंची चीज़ है, फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है। तभी साहब वहां पर एक आवाज गूंजी। आवाज क्या थी? मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। अब सबने पलट के देखा अचानक से, तो क्या देख रहे हैं कि वहां पे फैयाज चला रहा है और वो आगे क्या कह रहा है? इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कभी ये तुझ नातवा से उठता है, और है ये उल्फत भी क्या बला साहब, इसमें झुकते नवाब देखे। सब उसको देखने लगे। फैयाज ने आगे कहा, मोहब्बत, इश्क और उल्फत तीनों प्यार के लफ्ज हैं, लेकिन रंग, तपिश और रिश्ता तीनों का अलग है। मोहब्बत में तड़प कम है, जिम्मेदारी ज्यादा है, ठहराव है इसमें। इश्क मोहब्बत का उबाल है, इसमें होश कम है, जुनून ज्यादा है। और उल्फत, कहते कहते वो अचानक रुक गया
और उसने बन्ने भाई की तरफ देख कर कहा, उल्फत के मामले में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है बन्ने भाई ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, भाई सीनियर आदमी है। जी वो क्या है? अब सारी नज़रें बन्ने भाई की तरफ अचानक घूम गई। बन्ने भाई खुशी से फूल की ये तो उनको पता ही था, तभी उन्होंने पूछा था। बोले भाई देखिए बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, और ये दोनों लफ्ज़ यानी कि मोहब्बत और इश्क के जो तुमने मतलब बताए बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरा जो है उल्फत, उसका मैं बताता हूँ। ये बस एक हल्का सा झुकाव है किसी की तरफ, मतलब इसमें न कोई दावा है न हंगामा है, बस एक एहसास है। फयाज ने बहुत बारीक खेल खेल दिया था यहाँ पे, सबके सामने बन्ने भाई की इज्जत भी बना ली और बन्ने भाई के लिए एक मौका पैदा कर दिया ताकि कुछ कड़वाहट उनके मन में कम हो। तो पहली बार बन्ने भाई ने फयाज को नफरत की नजर से नहीं देखा था, हल्की मोहब्बत की नजर से देखा था, कम गुस्से की नजर से बल्कि कहना चाहिए। क्योंकि अगर वो तीनों लफ्जों को बता देता तो लोग इनको कहते कि भाई तुम तो हार गए, तुम तो कह रहे थे, उसे पता नहीं था। और उसने दो का बता के तीसरे यानी उल्फत का मतलब इन्हीं से पूछ लिया। इस तरह से उसने गेम खेला। तो ऐसा होता है कभी-कभी जिंदगी में साहब कि एक लम्हे में कोई आदमी पसंद आ जाता है, किसी से उसी एक लम्हे में नफरत हो जाती है। जिंदगी इतनी रैंडम होती है और एक लम्हे में पूरी जिंदगी बदल जाने की ताकत होती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो बहरहाल इस महफिल के बाद अब बन्ने भाई जो है उनका अब काम के बाद वो अपने घर ही जाते थे। कैरम क्लब उन्होंने जाना छोड़ दिया। थोड़ी नाराज़गी उनकी कम होने लगी थी फयाज के बारे में, और हालांकि जब वो घर जाते थे तो गुलफशन से फयाज की बात नहीं करते थे, अभी इतनी नाराज़गी तो थी। पर खैर कुछ महीनों के बाद आखिरकार वो शाम भी आ गई जिसका सबको इंतज़ार था। मोहल्ले में सालाना जलसा होने जा रहा था और मंच पूरा सजा हुआ था, रंग बिरंगी सजावट थी। कुछ दूसरे शायरों को भी बुलाया गया था जो अलग अलग इलाकों से आए थे और एक मंच पे बैठे हुए थे। पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था अदबी महफिल और कवि सम्मेलन। तो कड़ी मेहनत के बाद बन्ने भाई ने 2-4 रातें जग कर एक गज़ल लिख डाली थी। उनके हिसाब से फयाज समेत वो सभी शायरों पे भारी पड़ने वाले थे और शुरू में कुछ हल्के शायरों को उतारा गया, लोग आए अपनी अपनी शायरी पढ़ के चले गए। फिर क्योंकि असल मुकाबला तो लोगों की नज़र में फयाज साहब और बन्ने भाई के बीच ही था, फिर सब कह रहे थे देखते हैं इस बार कौन जीतता है। हर बार तो बन्ने भाई अपना खेल करते थे। तो बहरहाल अनाउंसमेंट हुआ और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं माइक पर आवाज़ देना चाहूँगा हम सब के अपने बन्ने भाई को। ऐलान हुआ, तालियां बजी। वो साहब शॉल वॉल ठीक करते हुए आए, माइक पे बैठे, पहले ठुक 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 किया और फिर बोले, थोड़ी आवाज़ आदमी भारी कर लेता है ऐसे मौक़ों पे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेश है बिल्कुल ताज़ा गज़ल, मतलब गौर फरमाएं। और फिर गला खखार कर पूरी संजीदगी से बोले, दिल की वीरानी से पूछो क्या सुकून पाया गया, दिल के हर मंजर में खुद को आजमाया गया। वक्त ने चुपचाप हमसे सब कुछ तो ले लिया, नाम बस रिश्तों का था, रिश्ता भुलाया गया। खामोशी की भी जबान होती है, ये जाना बन्ने। सुन रहे हैं आप लोग? खामोशी की भी जबान होती है, ये जाना बन्ने, जब बिना कहे ही हर मतलब समझाया गया। गजल खत्म हो गई। बन्ने भाई ने नीचे देखा, कोई उबासी ले रहा है, कोई कान खुजा रहा है। एक आवाज आई, खत्म हो गया क्या? बेइज्जती से बन्ने भाई की कनपट्टी से पसीना बहने लगा। माइक से थोड़ा पीछे हटेगा, कम बखत अब क्या खून थूक दें, क्या करें हैं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब चुपचाप अपनी जगह बैठे हुए उनको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई शो चल रहा है। बन्ने भाई ने गुस्से में वहां से उठे और जाके अपनी जगह पे ऐसे धंस के बैठ गए। पहली बार बन्ने भाई जो थे वो दिल से मायूस हुए थे। आज उनकी आंखों में पहली बार आंसू थे। फयाज उन्हें देख रहा था और शायद समझ भी गया था, ठीक है उनको शायरी नहीं आती, पर एक आदमी चाहता था कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी वाहवाही करें। ये कोई बड़ा गुनाह तो नहीं है। खैर, अब बन्ने भाई इस डर में थे कि ये लड़का जो है फयाज आकर महफिल लूट लेगा और रही सही जो कसर है वो भी जाती रहेगी। अब बेचारे सर झुका के स्टेज पे बैठे हों। तो खैर फिर फयाज का नाम पुकारा गया, वो स्टेज पे आया, उसने माइक एडजस्ट किया और सुनिए उसने क्या कहा। बोला, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, लेकिन मैं यहाँ आज पढ़ नहीं सकता
जैसे उसने ये बात कही अचानक से बुगाहट होने लगी। बन्ने भाई भी चौंके, अचानक देखा उसकी तरफ, क्या बोल रहा है। उसने कहा, देखिए उर्दू अदब में एक रिवाज है कि नए लोग जो होते हैं वो उस्ताद शायरों से पहले पढ़ते हैं। जो उस्ताद शायर होता है, जो सीनियर शायर होता है, वो हमेशा आखिरी में पढ़ता है। और बन्ने भाई जो हैं ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे सीनियर हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो पढ़ चुके हैं। तो अगर अब मैं अपनी गज़ल सुनाऊंगा तो इस अजीम शायर जिनका नाम बन्ने भाई है, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल शख्सियत, इनकी बेअदबी होगी, और ये गुनाह मुझसे मत करवाइए आप, फिर कभी मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। ये कह के वो भाई साहब हट गया। अब भाई साहब जो बन्ने भाई अब तक ऐसे धंसे हुए बैठे थे, अचानक से तन के बैठ गए। इज्जत न सिर्फ बच गई थी बल्कि बढ़ गई थी। लोगों की तालियों में गुलफशा की तालियां भी मिली हुई थी। वो भी मुस्कुरा के देख रही थी अपने होने वाले हस्बैंड फैयाज को, और बन्ने भाई फैयाज की तरफ यूं मुस्कुरा के देख रहे थे जैसे उन्हें उनका दामाद मिल गया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं, आपके लिए YouTube का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप कमेंट्स कीजिए। अगर आप इसे सुन रहे हैं Spotify पर या फिर आपके Apple पॉडकास्ट पर, तो हमें फॉलो कीजिए, और शो के नाम के नीचे एक स्टार है, उसे दबाकर जितनी रेटिंग्स आप देना चाहते हैं दें। कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। अगले इतवार फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।